हेलो एवरीवन। तो हमने दो लेक्चर्स कर लिए हैं इस चैप्टर के। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, इवन है। तो पिछले चैप्टर्स का अगर पिछले लेक्चर का अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या, अगर मैं एक दो क्वेश्चंस उसके बेसिस पे कराना चाहूँ तो मैं उसको कराने वाला हूँ। और फिर हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। ओके, हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज का क्लास कहने का मतलब थोड़ा सा छोटा ही रहने वाला है पिछले दो क्लासेस के मुकाबले। तो अगर मैं शुरुआत करूँ आज की क्लास का, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मेरे पास एग्जाम्पल में मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मेरे पास एक संख्या है 4 का पावर n, और मैं पूछूं कि क्या, पूछने से पहले एक बात ये बोल दूं कि जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसा n संभव है, ऐसा n संभव है जिसके लिए, क्या कोई ऐसा n संभव है जिसके लिए 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। चेक करते हैं। उससे पहले मैं बोलूं ये कि अगर कोई भी चीज शून्य पर समाप्त होना है ना, तो उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारा पहला पिछला जो टॉपिक था वो क्या था, अंकगणित के आधार प्रमेय, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी एक हमारे पास भाज्य संख्या है, सॉरी कोई भी हमारे पास एक ऐसा अभाज्य संख्या है, सॉरी आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा है भाज्य संख्या है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। ओके, मेरे पास कोई भी भाज्य संख्या है तो मैं उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, गुणनफल का ही एप्लीकेशन थोड़ा सा देखना है। मतलब कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हमें बोलना ये है कि हमें सॉरी चेक ये करना है कि क्या ये 4 का पावर किसी n के लिए 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो हम एक ना यहाँ पे मैं बात लिख रहा हूँ कि कोई भी संख्या, देखना, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड, जब उसका गुणनखंड 2 का पावर टू का पावर x इंटू 5 के पावर y के रूप में हो। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो x है और y है, इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बात याद रख लेते हो तो ऐसा किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उसको कर ले जाएंगे हम लोग। क्लियर, तो हम देखते हैं इसको। चलो, अब मेरे पास है 4 का पावर n। क्या मैं इसको 2 इंटू 2 का पावर n लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। इसमें कोई भी 5 है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ये 0 बनेगा कभी? 0 पे समाप्त होगा? नहीं। 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 है, एक 5 भी रहता है ना, तो यहाँ पे कुछ भी बने, एक नंबर यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाता है। यानी ये जो नंबर मेरा होता है वो कहाँ पे समाप्त हो रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है। बस यही बात हो रहा है। तो अगर 0 पे समाप्त होना है तो क्या होना पड़ेगा? एक 5 तो होना ही पड़ेगा इसमें। ये चीज समझ में आया? यही बोला मैंने कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 5 के पावर y के रूप में हो, और बोथ नंबर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 का पावर n, मैं इसलिए बोलूंगा कि 4 का पावर n किसी भी n के लिए शून्य पे समाप्त, किसी भी n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर? नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। चलो, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। ये था एप्लीकेशन
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित के आधार प्रमेय। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिल जाएंगे जिसको सॉल्व करना होता है, तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक ना। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, हाँ याद कर सकते हो, नाम क्या है जो कि मैंने बोला था, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। क्लियर। इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब ना सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ताकि आसानी हो जाए। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इंग्लिश में बोलूं तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना। एक ये मल्टीपल, क्लियर, और एक ये फैक्टर। अब मैं जानना ये चाहता हूं आप लोगों से कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो क्या बोलोगे, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को हम गुणज कहते हैं, क्लियर। तो गुणज का मतलब होता है क्या, कि जैसे मैं पूछूं कि दो का गुणज क्या क्या होता है, तो दो का गुणज दो तो होगा, एक नहीं होगा, है ना, एक नहीं होगा इसका, दो का गुणज दो होगा, मतलब गुणा करने से जो मिले, दो में किसी भी संख्या से जो गुणा करने से मिलता है वही गुणज होता है। तो दो, दो में गुणा करने से चार मिलेगा, छः मिलेगा, आठ मिलेगा, सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। लेकिन वही मैं पूछ लेता कि दो का फैक्टर क्या है, तो दो का फैक्टर केवल केवल एक और दो तो ही होगा मेरे भाई, हाँ या ना, क्लियर। तो ये गुणज गुणज होता है और ये फैक्टर के बीच का अंतर होता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और बोला जा रहा है, लिस्ट। दूसरा वर्ड क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, क्लियर, अधिक से अधिक। और लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। कॉमन का मतलब पता है, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब मैंने बता दिया, इसीलिए इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम। कम से कम मतलब लघुत्तम। अब समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, देखो हिंदी में मैनेज कर लेना, मेरे से गलती हो जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। समापवर्त्य और इसका महत्तम समापवर्त्य, ठीक है, देख लेना। तो इसको भी मैं सुधार देता हूँ, समापवर्त्य, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि कैसा होगा इसका एलसीएम और एचसीएफ, क्लियर। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 12 और 15। अब बचपन का मेथड क्या होता है, हम पहले यहाँ पे 12 लिखते थे, 15 लिखते थे, फिर ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते थे, जो जो आता था फैक्टर लिखते जाते थे, क्लियर। हाँ मैंने जल्दी बोल दिया, बट हमें जो यहाँ पे सीखना है हम वैसे सीखेंगे कि क्या होगा। एक बार ना मैं उससे भी बता ही देता हूँ, 12 और 15। अब इन दोनों में हमें देखना है कि सबसे छोटा चीज क्या होगा जिसमें से कि इन दोनों में भाग लग जाए। दो तो होगा नहीं, तो तीन होगा, तीन चौका 12, तीन पचे 15, बस। अब और आगे कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये क्या हो गया, 60, क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले ना हम करेंगे 12 का फैक्टर, गुणनखंड लिखेंगे। कैसे होगा ये, 2 से 6, फिर 2 से 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 से कर देंगे तो हाँ हाँ 1, ठीक है। और देखना
15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से तो लगेगा भागने इसमें, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, डन। चलो अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और ये क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ओके, अब मैं पूछूं कि एलसीएम सबसे पहले क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब क्या बोला है मैंने, लीस्ट, कम से कम बार जो है, कम से कम। देखना इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ना एक बार लिस्ट को अच्छे से समझाता हूँ। एक वर्ड हमने सुना होगा एट लिस्ट, एट लिस्ट, इसका भी मतलब क्या होता है, कम से कम। देखना मैं पूछूं कि मेरे पास ना 10 पेन है, पेन 10 पेन्स हैं, मैं बोलूं कि तुमको एटलीस्ट 2 पेन लेना है, तुमको कम से कम कितना पेन लेना है, 2 पेन लेना है। तुम हो यहाँ पे खड़े, मैं तुमसे पूछूं कि तुमको ना यहाँ से एटलीस्ट 2 पेन उठाने हैं, तो तुम आओगे दौड़े दौड़े और 2 पेन उठा लोगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमको कितने पेन उठाने हैं, कम से कम 2। अगर तुम 2 से कम उठाते हो तो वो वैलिड, तो फिर तो वो वैलिड रिजल्ट नहीं है, यानी तुमने मेरी बात को अच्छे से सुना नहीं है, तुमसे बोला गया तुमको कम से कम 2 पेन उठाने ही उठाने हैं, एक कंडीशन यहाँ पे लग गया है कि तुमको 2 तो उठाने ही उठाने हैं। अब तुम 2 से यदि अधिक उठा लेते हो तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 2 से अधिक उठा लेते हो तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से अधिक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11। हाँ, 11 तो पेन ही नहीं है, तो तुम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो कि तुम सारे के सारे पेन्स को उठा लो, लेकिन तुमको एक नहीं उठाना है या बिना उठाए नहीं जाना है, कम से कम कितना उठाना है, 2 तो उठाना ही उठाना है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे लिस्ट पे, तो इसी तरीके से लिस्ट का क्या बात हो रहा है, मल्टीपल का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। अब देखना लिस्ट क्या है यहाँ पे, लिस्ट, लिस्ट कॉमन, एक तो कॉमन हमारा ये है, तो मैं इसको तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन उसके अलावा बात किया गया है कम से कम कॉमन, तो कम से कम में ये भी तो आएगा, आएगा ना, कम से कम में ये भी तो आएगा, फिर ये भी तो आएगा, फिर ये भी तो आएगा यहाँ पे। अब जो लिस्ट कॉमन है उसको लिखो, लेकिन कम से कम बार, तो कम से कम बार ये भी तो आया है पहले, पहली बात देखना ध्यान से, पहले मेरे को इसको नहीं करना चाहिए था, अभी मैं ना इसको देखो रेड से करूंगा, जो सबसे पहली बार मेरे को लिखना था। देखो लिस्ट बार कौन आया है, लिस्ट बार तो ये भी आया है, फिर ये आया, फिर ये आया, ये कितनी बार आए हैं, लिस्ट बार आए हैं, तो लिस्ट जो आया पहले उनको लिखो, लिस्ट यानी कम से कम बार कौन आया है, 2, फिर से 2 जो मैंने राउंड करा है, फिर 5। अब मैंने बोला लिस्ट तो ये पॉसिबिलिटी हो गया लिस्ट का, लेकिन जो लिस्ट से अधिक यानी कम से कम वाले कंडीशन से अधिक बार भी आया, हम उसको भी काउंट करेंगे, यानी लिस्ट में अब कौन आएगा, ये 3 भी आएगा, क्योंकि 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी लेंगे। ठीक है, 3, और ये फिर से ये 1, क्लियर, ये होता है एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 25 20 दिया 100, एम आई राइट, 4 25 20, क्या मैंने कुछ गलत करा है, 2 दूनी 4 और 4 25 20 दिया 60, हाँ सही, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। ठीक है, अब एचसीएफ पे आना है हमें, अब हमें किस पे आना है, एचसीएफ पे आना है, एचसीएफ को भी ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। जब मैंने बात करा एचसीएफ का, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिक से अधिक बार आए, तो अधिक से अधिक बार क्या आया है, केवल और केवल ये 3, मैं फिर से इस पे राउंड सर्कल कर रहा हूँ, राउंड तो नहीं बट मैं इसको फिर से घेरा कर रहा हूँ, 3 और एक ये 1, क्या और कोई अधिक बार आया है, नहीं आया ना। अब अधिक बार कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है, तो मैक्सिमम क्या है 2, जो 2 बार आया उसको हम काउंट कर लेंगे। अब और भी कोई चीज आया होता तो उसका भी हम पेयर बनाते, इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, और ध्यान रहे जो कॉमन है ना उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है, जो कॉमन है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। आई होप मेरी बात ये सबको समझ में आई होगी। हम ना सेकंड एग्जाम्पल पे भी आ जाते हैं, मैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। चलना देखना जरा, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 20 है और क्या है 10 है, या यूँ कह लो इनको, मेरे पास क्या है
10 है और 20 है। मेरे को इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं 10 का क्या लिखूंगा, गुणनखंड यानी फैक्टर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 1। अगर मैं 20 का बोलूँ तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। अब जरा बताना एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम फिर से वही बात, लीस्ट। तो देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, लीस्ट मतलब जो कम से कम का बात। तो कम से कम का बात कहाँ पे हो रहा है, एक तो कम से कम का बात देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। कम से कम का कहने का मतलब ये है कि जो कम से कम बार आए, बट हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक पेयर ये बन जा रहा है, ठीक है, एक पेयर ये बन जा रहा है, क्लियर, और एक पेयर ये बन जा रहा है, क्लियर। अब लिस्ट बार फिर कौन आया, हम इससे पहचान लेते हैं। तो लिस्ट बार आया कौन, तो लिस्ट बार कौन आया, ये आया लिस्ट बार, कहाँ गया भाई, ये वाला, ये आया लिस्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको 2 को, दिस इज लिस्ट, ठीक है, इनटू। अब वही बात, लिस्ट से आगे भी जा सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लिस्ट से अगर ज्यादा बार भी कोई आ जाए तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, और लिस्ट से ज्यादा ये आया है तो इसको हम कंसीडर करेंगे और लिखेंगे कितनी बार, एक बार, क्योंकि मैंने बोला है अगर जो भी चीज कॉमन उसको कितनी बार लिखना है, एक बार ही लिखना है। फिर ये 5, फिर ये 5 देखना, फिर ये 5, तो ये 5, और फिर ये 1, तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम 20। आई होप ये बात समझ में आया। और इसी तरीके से मैं अगर एचसीएफ का बात करूँ तो एचसीएफ हम कैसे लिखेंगे, देखना जरा। एचसीएफ अब मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज एचसीएफ। अब एचसीएफ जो मैक्सिमम बार कॉमन आया, मैक्सिमम कौन आया, एक ये, यानी अधिकतम हाईएस्ट क्या है, एक ये है, एक ये 5 है, एक ये 1 है। तो दिस इज 2 × 5 × 1। अब ये क्या हो जाएगा 10। आई होप यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर होंगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 5 और 7 का। मैं 5 लिखूं 5 × 1, 7 लिखूं 7 × 1, बस। अगर मैं इसका एलसीएम लिखूं देखना, तो लिस्ट बार 5 हमारा लिस्ट ही है, 7 हमारा लिस्ट ही है, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज 1। तो सबसे पहले लिस्ट वाले को 5 7 यही तो सबसे कम बार आए हैं, और 1 यानी 35 35। अब देखना जरा एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बार जो आया है, तो मैक्सिमम कौन है, केवल और केवल 1, दैट्स मींस कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। आई होप याद, और इसीलिए मैंने कल बोला था कि मैं एक वहां पे लिख रहा था, याद करो जब मैंने अंक कट का आधार पर मैं बताया था, इसीलिए 1 लिख रहा था कि अगर कुछ भी चीज ना दिखे तो हमें 1 तो दिखेगा ही दिखेगा, और वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। अब देखना जरा, मैं ना इसी एग्जाम्पल को फिर से ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, दैट इज 5 और 7। मैं ना इसको पहली संख्या बोल रहा हूँ, 5 को मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली संख्या, और इसको मैं कोड कर दे रहा हूँ ए से। 7 को मैं बोल दूंगा दूसरी संख्या, और मैं इसको कोड कर दे रहा हूँ बी से, ओके। तो अब इसका डंडा देख, आई मीन इसका काम देखना क्या है। मैं तुमसे पूछूं कि एलसीएम या फिर एचसीएफ ऑफ 5 7 कितना आ गया है, 1 आ गया है। मैं पूछूं एलसीएम ऑफ 5 7 कितना आ गया है, तो 35 आ गया है, ठीक है। अब मैं एक और बात यहाँ से पूछ लूं कि जरा बताना, एलसीएम ऑफ 5 7 और एचसीएफ ऑफ 5 7 का जो गुणा करने पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो एलसीएम कितना है 35, एचसीएफ कितना है 1, क्या मिल गया 35। अब मैं दूसरी बात ये पूछता हूँ कि जरा मल्टीप्लाई करना पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, पहली संख्या भी मल्टीप्लाई करो दूसरी संख्या के साथ में, तो ये क्या मिलेगा, मैं इसको स्टेटमेंट 1 बोल दे रहा हूँ दूसरी संख्या के साथ। तो बताना है क्या मिलेगा, पहली संख्या हमारा 5 है, दूसरी संख्या 7 है, ये क्या हो जाएगा 35। अरे यार, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस समय क्या पता चल रहा है, तो पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके इक्वल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के एलसीएम, और पहली संख्या और दूसरी संख्या के एचसीएफ
HCF के। यानी क्या बात बोला मैंने कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के LCM और HCF के गुणनफल के। बात समझ में आया? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये इक्वल होगा HCF ऑफ पहली संख्या दूसरी संख्या इंटू LCM ऑफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मेरे कहीं मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा कि मैं यहाँ पे आखिर में बताना क्या चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट से, देखना जरा। तो ये हो गया तो पहले हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको याद करना ही करना। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अब देखना, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या के LCM और HCF के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। आई होप ये बात भी समझ में आ गया है अच्छे से। तो ये मैंने बताया था पीछे। तो ये हमारा काम होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इक्वल होता है पहली संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब मैं ना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला है हम लोग एक चेक भी कर लेते हैं, ये 10 और 20 वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेना है कि मेरे पास है 10 और 20, जरा बताना इसका LCM क्या आ गया था, LCM 20 आ गया था, HCF क्या आ गया था, HCF 10 आ गया था। देखते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा पहली संख्या a और ये हमारा दूसरी संख्या b। मैं पूछू बताना है a इंटू बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू 20 जो कि क्या हो जाएगा 200 200, और बता देना HCF और 10 20 और LCM ऑफ 10 20 का जो गुणनफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCF कितना है 10, LCM कितना है 20, ये भी क्या हो गया 200। देखना ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था HCF ऑफ AB और गुणनफल एल्स के साथ LCM का AB का, ये क्या है हमारा सही है। इस फॉर्म ये मतलब ये हमारा बात सही है, तो ये फॉर्मूला भी क्या है सही ही है, जो कि पीछे भी हमने देख ही लिया, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। अब करना ये है कि मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आप सभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर जरूर करना। मान लेते हैं 30 है 35 है, इसका HCF से बताना है कमेंट में, 20 और 30 इसका बताना है, सी 100 और 120, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। और जैसे बोला मैंने कि आज क्लास थोड़ा सा आसान ही रहने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी को भी जो डाउट रह जाता है तो जैसा कि मैंने बोला है कमेंट जरूर करना है, ठीक है, जिससे कि मैं उसका आंसर कमेंट में दे सकता हूँ तो दे दूंगा। अदरवाइज मैंने बोला है कि एक वीक में कम से कम एटलीस्ट, देखो आ गया ना, एटलीस्ट वन लाइव सेशन जरूर हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है, जरूर हम लोग अटेंड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि ये लाइव सेशन होगा कि नहीं होगा। अगर बच्चे जुड़ पाते हैं तो अटेंड किया जाएगा, तो और अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो देखा जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी के अगले नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, बाकी ऑल द बेस्ट।